अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुल्क शाम में असद ख़ानदान के इक़्तिदार का ख़ात्मा हो चुका है। इनकलाबी फ़ौज के हाथों में शाम का कंट्रोल आ चुका है और दुनिया भर में शामी लोग, जिनकी तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा है, जो रेफ्यूजी की, मुहाजिर की ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब वो अपने वतन को वापस लौट चुके हैं। लेकिन इन तमाम ख़बरों के दरमियान 3 ख़बर ऐसी है जो बहुत ज़्यादा बेचैन करने वाली है, परेशान करने वाली है और दुनिया भर के मुसलमान बेहद परेशान हो रहे हैं। इन 3 ख़बरों में से कुछ हकीकत भी है और कुछ प्रोपेगेंडा भी है। 3 खबरें क्या है? उनमें से पहली खबर यह है कि गोलान हाइट्स पर, जिसका एरिया 1200 मुरब्बा किलोमीटर का है, उस पर इसराइल ने अपना कब्ज़ा जमा लिया है। इसराइल ने अपनी आर्मी को वहाँ तैनात कर दिया है। दूसरी खबर यह है कि मुल्क शाम की राजधानी दिमश्क पर इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया है। इसराइल की जो आर्मी है वो दिमश्क तक पहुँच चुकी है। इसराइल ने अपना झंडा भी वहाँ लहरा दिया है और इसराइल का मनसूबा है ग्रेटर इसराइल बनाने का और शाम पर कब्ज़ा करके उसका मनसूबा पूरा हो चुका है। तीसरी खबर यह है कि मुल्क शाम में जितने दिफाई अड्डे थे, हथियार के जो ज़ख़ीरे थे, वेपन्स के जो कारखाने थे या जो साइंसी इदारे थे, इन तमाम पर इसराइल ने हमला किया है और इसराइल के हमलों का यह सिलसिला लगातार जारी है। इन 3 में से पहली खबर है गोलान हाइट्स पर इसराइल का कब्ज़ा। गोलान हाइट्स क्या है, पहले इसको जान लीजिए। गोलान पहाड़ी का पूरा एरिया है और ये शाम का ही हिस्सा है। लेकिन 1967 में जब अरब और इसराइल के दरमियान 6 रोज़ा जंग हुई तो उस जंग के दौरान मुल्क शाम की जो आर्मी थी उसने यहीं से पोजीशन संभाली और इसी इलाका से शाम की आर्मी ने इसराइल पर हमला किया। लेकिन मुल्क शाम की आर्मी को पीछे हटना पड़ा और इजरायली आर्मी ने शाम की आर्मी को पीछे हटाने में कामयाबी हासिल की और गोलान हाइट्स का जो पूरा एरिया है, ये जो पूरी पहाड़ी है, इस पर इसराइली आर्मी ने अपना कब्ज़ा जमा लिया। उसके बाद शाम ने लगातार दबाव बनाया, यूनाइटेड नेशन ने दबाव बनाया, तमाम अरब मुल्कों ने अपील की कि इसराइली आर्मी को यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन इसराइली आर्मी वहाँ से पीछे नहीं हटती है। उसके बाद 1973 में दोबारा मिस्र और इसराइल के दरमियान जंग हुई और ये चौथी अरब इसराइल जंग थी। 1973 की जंग में शाम ने इस मौका को गनीमत जाना, इसराइल पर हमला किया और कोशिश की कि इसराइली आर्मी इस इलाका को खाली कर दे। लेकिन 1973 में भी हाफिजुल असद की आर्मी को नाकामी का सामना करना पड़ा। इसराइली आर्मी को पीछे हटाने में हाफिजुल असद की आर्मी नाकाम रही और इसराइल का यहाँ पर कब्ज़ा बरकरार रहा। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने अपनी एक आर्मी यहाँ पर तैनात किया, जिसको डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स कहा जाता है, और कहा गया कि यहाँ पर इसराइल का कब्ज़ा नहीं होगा और न ही इसराइली आर्मी को इस इलाका में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन 1981 के बाद इसराइल ने यूनाइटेड नेशन ने जो अपनी आर्मी को वहाँ तैनात किया था, यूनाइटेड नेशन ने जो करारदाद तय किया था उसकी मुखालफत की और गोलान हाइट्स को इसराइल ने मुकम्मल तौर पर अपने कब्ज़े में लाना शुरू कर दिया। यहूदी आबादकारों को इसराइल ने यहाँ बसाना शुरू कर दिया और लगातार इसराइली गोलान हाइट्स के एरिया में आकर आबाद होते रहे और इस वक्त तक यानी बशारुल असद के रहते हुए तकरीबन 30 से ज़्यादा इसराइली बस्तियां यहाँ बन चुकी है और 20,000 इसराइल यहाँ आबाद है और ये सब बशारुल असद के दौर में हुआ। गोलान हाइट्स का जो एरिया है बहुत अहम इलाका है। यहाँ से पानी के जो चश्मे बहते हैं तो उससे इसराइल को ताज़ा पानी मिलता है। अंगूर की जो खेतियाँ हैं वो इस इलाके में बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जानवरों के लिए चरागाहों का काम भी इसी एरिया से होता है। तो ये जो पूरा इलाका है सरसब्ज़ो शादाब इलाका है। यहाँ सब्जियाँ हैं, अंगूर की खेतियां होती है, दूसरे फ्रूट्स इस इलाके में पैदा होते हैं और लगातार इसराइल पर दबाव बनाया गया। असद की आर्मी ने, शाम की आर्मी ने हमेशा कोशिश की कि इजरायली आर्मी इस इलाका को खाली कर दे, लेकिन इजरायली आर्मी ने इस इलाका को खाली नहीं किया। इसके बाद 7 दिसंबर को जब एसटीएस के लड़ाकों ने हुम्स से आगे बढ़कर दिमश्क का चारों तरफ से मुहासरा कर लिया, उसी दौरान शाम की आर्मी जो गोलान हाइट्स के आसपास तैनात थी और इस इलाके का मोर्चा संभाल रखा था, शामी आर्मी ने अचानक इस इलाका को खाली कर दिया। हालांकि अभी तक जोलानी की जो आर्मी है या जो एसटीएस के लड़ाके हैं, उन्होंने इस इलाका का रुख नहीं किया था, वो इधर नहीं आए थे। लेकिन उनके आने से पहले ही बशारुल असद की फ़ौज ने, उनकी आर्मी ने इस इलाका को
खाली कर दी, यहाँ से वो पीछे हट गई। और जैसे मुल्क शाम की आर्मी इस इलाका से पीछे हटती है, इसराइल की आर्मी यहाँ पर पहुँच जाती है और पूरे इलाका को अपने कंट्रोल में ले लेती है। पूरे इलाका में इसराइल ने अपनी आर्मी को तैनात कर दिया और उसके अगले दिन यानी 8 दिसंबर को इसराइल ने बफर जोन में भी अपनी आर्मी को तैनात कर दिया। वहाँ पर बफर जोन का एरिया है 15 किलोमीटर का, जिसको नो आर्मी या नो मिलिट्री जोन भी आप कह सकते हैं। और उसका मकसद ये था कि यहाँ पर न तो शाम की आर्मी होगी, न इसराइल की आर्मी होगी, और ये एक खाली इलाका होगा। लेकिन उस इलाका में भी इसराइल ने अपनी आर्मी को तैनात कर दिया। और गोलान हाइट्स का जो पूरा एरिया था, जहाँ पहले से इसराइल मौजूद नहीं था, जहाँ शाम की आर्मी मौजूद थी, उस इलाका में भी इसराइल ने अपनी आर्मी को लगा दिया। उसके बाद आज की ताज़ा तरीन खबर यह है कि इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू ने वहाँ का दौरा भी किया है। गोलान हाइट्स का ये जो एरिया है, यहाँ से दिमश्क का जो फासला है वो सिर्फ 60 किलोमीटर का है। और इस इलाका से, इस गोलान हाइट्स से दिमश्क पर नज़र रखने में बहुत आसानी है कि दिमश्क में क्या कुछ एक्टिविटी चल रही है, क्या सरगर्मियाँ चल रही है। तो बहुत अहम मोर्चा है और बहुत अहम पोजीशन है। और अब इस पूरे पर इजरायली आर्मी ने अपना कब्जा जमा लिया है। पहले भी यानी 8 दिसंबर से पहले भी जब सुकूत दिमश्क का मामला सामने नहीं आया था, असद ख़ानदान की हुकूमत थी, उस वक्त तक भी ये पूरा इलाका इजरायली आर्मी के कंट्रोल में था। इजराइल अपनी बस्तियां लगातार बसा रहा था, यूनाइटेड नेशन के करारदाद की मुखालफत कर रहा था। लेकिन 8 दिसंबर के बाद उसने बफर जोन में भी अपनी आर्मी को भेज दिया। अब दूसरी खबर यह है कि दिमश्क तक इजरायली आर्मी पहुंच चुकी है। दिमश्क पर इजराइल ने जीत का परचम लहरा दिया है। ये जो खबर है हकीकत के खिलाफ है, इस खबर में कोई भी सच्चाई नहीं है। दिमश्क से गोलान हाइट्स का जो एरिया है वो 60 किलोमीटर का एरिया है। और सच्चाई ज़रूर है कि गोलान हाइट्स से आगे 10-15 किलोमीटर तक इजरायली आर्मी पहुंच चुकी है, वहां का मोर्चा उसने संभाल लिया है। लेकिन दिमश्क तक इजरायली आर्मी नहीं पहुंची है। और दिमश्क और गोलान हाइट्स में जो फासला है वो सिर्फ 60 किलोमीटर का ही है। ऐसा नहीं है कि 1000 किलोमीटर का फासला है दिमश्क और गोलान हाइट्स में। और 1000 किलोमीटर का फासला तय करके इजरायली आर्मी दिमश्क के करीब पहुंच गई हो या दिमश्क से सिर्फ 25 किलोमीटर पीछे हो। तो जो लोग ये खबरें आपको बता रहे हैं कि इजरायली आर्मी दिमश्क के करीब पहुंच चुकी है और सिर्फ 25 किलोमीटर ही दूर है, वो आपको ये नहीं बता रहे हैं कि दिमश्क और गोलान हाइट्स के दरमियान जो फासला है वो सिर्फ 60 किलोमीटर का ही है, इससे ज़्यादा का नहीं है। और गोलान हाइट्स के इलाका में पहले से इजरायली आर्मी मौजूद थी, पहले से इजराइल ने यहाँ बस्तियाँ बसा रखी थी। और इजराइल इस इलाका पर, गोलान हाइट्स पर अब अपना कब्जा जमाना चाहता है, अपनी आर्मी को लगाए रखना चाहता है, ताकि दिमश्क की जो एक्टिविटी है, जो सरगर्मियाँ उस पर नज़र रहे। दो एतबार से इजराइल के लिए गोलान हाइट्स का जो एरिया है बहुत अहम है। पहला इस एतबार से कि जो आर्मी के नुक्ते नज़र से या सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि ऊंचाई पर है, दिमश्क नीचे है और यहाँ से उसको मुकम्मल तौर पर नज़र रखने में आसानी होगी कि दिमश्क में क्या है। तो दिमश्क से कोई ख़तरा हो, उस पर कोई हमला हो, उससे बाखबर रहेगा, अलर्ट रहेगा इजराइल। और बेहद शर्मनाक है। और बशार अल असद के ज़माने में ही इजराइल अपनी इस एजेंडा में कामयाब हो चुका था। दूसरा इलाका बहुत अहम है कि यहाँ से पानी की फराहमी होती है, ताज़ा पानी यहाँ से दस्तयाब होता है, अंगूरों की खेती होती है, जानवरों के लिए यह हरी भरी जगह है। तो इस एतबार से भी बहुत अहम इलाका है और इसीलिए इजराइल इस पर अपनी नज़र जमाए हुआ था। और जैसे बशार अल असद की आर्मी ने नाकामी का मुजाहरा किया, इजराइल की आर्मी ने पूरे इलाका का कंट्रोल संभाल लिया। अब तीसरी अहम खबर यह है कि इजराइल पूरे शाम पर हमला कर रहा है और ये जो खबर है हकीकत पर मबनी है, सच्चाई पर मबनी है। 8 दिसंबर को जैसे खबर सामने आती है कि बशार अल असद ने मुल्क शाम को छोड़ दिया है, फरार होकर उसने मॉस्को के लिए उड़ान भरी है, इधर इजराइल ने अचानक हमला शुरू कर दिया और जितने वेपन्स के कारखाने थे, ज़ख़ीरे थे, जो मिलिट्री अड्डा था, जहाँ फाइटर्स प्लेन रखे हुए थे, हेलीकॉप्टर्स रखे हुए थे, उन तमाम जगहों पर इजराइल ने हमला कर दिया। और इजराइल के हमलों की जो तादाद है 500 से ज़्यादा हो चुकी है और अभी तक इजराइल का हमला रुका नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ख़बरदार किया और कहा कि इजराइल का हमला रुक जाना चाहिए, मज़ीद हमला ना हो। इजराइल ये कह रहा है कि जो इनकलाबी है, जो बागी है, जिन्होंने बशार अल असद को इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर किया है, ये हमारे लिए ख़तरा न बने, शाम दोबारा हमारे लिए ख़तरा न बने, इसलिए हम ये हमला कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल सबसे ज़्यादा मुल्क शाम पर उठ रहा है, यानी मुल्क शाम के साबिक़ सदर बशार
الاسد پر، جس نے اپنی پوری لوکیشن اسرائیل کو دے دیا، جس نے جاسوسی کی، جس نے دیش سے غداری کی اور اسرائیل کو پہلے ہی بتا دیا کہ کہاں کہاں ہتھیار کے ذخیرے ہیں۔ کل میں نے ایک شیعہ عالم دین کا انٹرویو کیا جو ایران میں لمبے عرصے تک رہ چکے ہیں اور ایران میں ہمیشہ وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بشار الاسد بہت پہلے سے اسرائیل سے سمجھوتا کر چکا تھا، امریکہ کے ساتھ اس کا سمجھوتا ہو چکا تھا، وہ ایران کی باتیں نہیں مان رہا تھا۔ ایک ہفتہ پہلے ہی ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بشار الاسد سے ملاقات کی، دمشق کا انہوں نے دورہ کیا تھا اور اس دوران بھی انہوں نے بشار الاسد کو سمجھایا اور کہا کہ ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں، لیکن اس نے بات نہیں مانی اور سیدھے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہمیں ایران کی کوئی بھی مدد نہیں چاہیے۔ تو بشار الاسد پہلے سے سمجھوتا کر چکا تھا اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اور وہ یہ طے کر چکا تھا کہ اس کو ملک چھوڑنا ہے، اس کو آسانی سے اس ملک سے نکلنے دیا جائے گا، وہ اور اس کا جو خاندان ہے محفوظ طریقے سے نکل جائے گا، بقیہ پورا جو شام ہے وہ اسرائیل کے کنٹرول میں چلا جائے، تباہ و برباد ہو جائے، اس کی اس کو کوئی فکر نہیں تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے اسرائیلی آرمی ہٹتی ہے گولان ہائٹ، جیسے شام کی آرمی گولان ہائٹس کے علاقے سے ہٹتی ہے، اسرائیل کی آرمی وہاں پہنچ جاتی ہے اور ذرہ برابر بھی شامی آرمی نے فائٹ نہیں کیا، مقابلہ نہیں کیا، اسرائیلی آرمی کو روکا نہیں۔ حالانکہ اس طرف STS کی آرمی نہیں آئی تھی اور شامی آرمی کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ یہ یہاں پر قبضہ جما لیں گے۔ خود ایران کے حوالے سے خبر آئی کہ جب ایران کی آرمی وہاں موجود تھی اور STS کے لڑاکے جب آ رہے تھے اور اس آرمی کا مقابلہ کرنے کی بات چیت کر رہی تھی ایران کی آرمی، تو شامی آرمی کہہ رہی تھی کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہے اپنے کمانڈر ان چیف کا کہ ہمیں ان کا مقابلہ نہیں کرنا ہے، پیچھے ہٹ جانا ہے، اور لگاتار یہ لوگ ہر جگہ پیچھے ہٹ رہے تھے اور STS کے جو فائٹرز ہیں، ان کے جو مجاہدین ہیں، وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ تو یہ بات طے ہے کہ بشار الاسد نے پہلے ہی سمجھوتا کر لیا تھا اسرائیل سے، امریکہ سے، اور اسی بنیاد پر اس نے اسرائیل کو تمام تر اہم لوکیشن کے بارے میں خبر دی۔ اسی طرح گولان ہائٹس پر اس نے اسرائیل کا قبضہ ہونے دیا اور اس نے سوچ لیا کہ اب ہمارے خاندان کا یہاں پر غلبہ نہیں رہا، ہماری حکومت نہیں رہی تو کیوں کسی اور کی حکومت رہے، اور اس طرح اس نے پورے ملک شام کو اسرائیل کے لیے ایک لقمہ تر بنا دیا۔ اس پوری خبر کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور مجھے دیجیے اجازت۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔